सभी प्रिय विद्यार्थियों का ज्ञानोदय एजुकेशन ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको जनसंख्या वितरण, घनत्व व वृद्धि से संबंधित परिभाषाओं के बारे में जानकारी दी थी। हम अध्याय 3 पढ़ रहे थे, भूगोल का, कक्षा 12 का। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपको ये जो मैं जिस PDF से पढ़ा रहा हूँ या आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको उस पर आपको PDF डाल दूंगा, आप आसानी से PDF को ग्रहण कर सकते हो। साथ ही जो विद्यार्थी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत एक ही पेज पढ़ा था और जिसकी में जनसंख्या की परिभाषाओं से संबंधित ही चर्चा की थी। आज अपन इसके जो अगले बिंदु बचे हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। विश्व की जनसंख्या वितरण की दृष्टि से निम्न 4 भागों में हमने विभक्त किया था, जिनमें से 2 भाग हमने पढ़े थे और तीसरा और चौथा भाग था विरल जनसंख्या के प्रदेश और चौथा था अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र। इनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, तो आप देखिए। फिर इसके बाद में हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करेंगे, जो भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक, इनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करते रहेंगे और इनको सबको पढ़ने का प्रयास करेंगे। कहते हैं विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण। विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार 2013 में विश्व की जनसंख्या का घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। एशिया 116 है, यूरोप में 32 है, अफ्रीका में 27 है, दक्षिण अमेरिका में 20 है, उत्तरी अमेरिका में 10 है और ओशिनिया में 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व होता है। अब इसके बाद में आगे देखिए विद्यार्थियों, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। अब ये 5 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, उन भागों की अपन चर्चा करते हैं। अति सघन जनसंख्या, जनघनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक। इसके अंतर्गत विश्व के 3 जनसंख्या सामूहिक दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप, पूर्वी उत्तरी अमेरिका को सम्मिलित किया गया है। इन क्षेत्रों में अधिक जनघनत्व पाए जाने का प्रमुख कारण है स्वास्थ्यप्रद जलवायु, समतल मैदान, उपजाऊ भूभाग, जल की उपलब्धता, औद्योगिक विकास, परिवहन व संचार सुविधा की उपलब्धता है। सघन जनघनत्व वाले क्षेत्र के बारे में अपन चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, सघन जनघनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत जनघनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दक्षिणी पूर्वी यूरोप, मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका के तटवर्तीय भाग, एशिया का आंतरिक भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित है। मध्य जनघनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत जनघनत्व 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी एशिया, अफ्रीका तथा उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के विस्तृत घास के मैदान सम्मिलित है। इसके बाद में आगे देखिए निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। जनघनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस क्षेत्र के अंतर्गत सूडान, लीबिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया आदि सम्मिलित है। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, आपको यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ, जिसमें समझिएगा। अति निम्न जन विहीन क्षेत्र। जनघनत्व एक व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से भी कम विश्व के अति शीतल प्रदेश, टुंड्रा, अति शुष्क प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। अब जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं विद्यार्थियों, इनको भी अपन समझ लेते हैं। सबसे पहला इसमें महत्वपूर्ण जो कारक है वह है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक व आर्थिक कारक प्रमुख है। अब भौतिक व आर्थिक कारकों में प्रमुख कौन कौन से कारक हैं, इनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करते हैं। भौतिक कारक, जलवायु, पहला है जलवायु। जनसंख्या वितरण
और घनत्व को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक जलवायु है। भूमध्य सागरीय प्रदेश की समशीतोष्ण जलवायु के कारण ही प्रारंभिक काल में मानव निवास करने लगा। इसके विपरीत कांगो, अमेजन बेसिन, मंगोलिया, सहारा तथा आर्कटिका आदि क्षेत्रों के प्रतिकूल जलवायु के कारण बहुत कम लोग निवास करते हैं। उच्चावच प्रत्यक्ष रूप से धरातल की बनावट किसी प्रदेश की आर्थिक उन्नति की सीमा निर्धारित करती है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास करती है। लोग समतल मैदानों व उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में बसने को वरीयता देते हैं। जैसा कि अपन भी जानते हैं, जहाँ पे अच्छी भूमि होती है वहाँ पे व्यक्ति अधिक से अधिक रहने का प्रयास करते हैं। तीसरा कारक है आपूर्ति। जल की प्राप्ति जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को अत्यधिक प्रभावित करती है। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के प्राचीनतम व सघन बसे हुए क्षेत्र रहे हो। जल का उपयोग घरेलू कार्य, औद्योगिक इकाइयों, सिंचाई आदि में किया जाता है। चौथा कारक है भौतिक कारकों के अंतर्गत उपजाऊ भूमि वाले समतल मैदानों में खाद्यान्नों की उपलब्धता के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये 4 भौतिक कारक समझ में आए होंगे। अब हम जनसंख्या को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों के बारे में चर्चा करते हैं। अब आर्थिक कारकों के अंतर्गत पहला है खनिज। खनिज उद्योगों के लिए प्राथमिक उत्पाद होते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पाद करती है, जिस कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अफ्रीका व जाम्बिया की तांबा पेटी, ऑस्ट्रेलिया की कालगुडी व कुलारगुडी स्वर्ण खदान, यूरोप में कोयला पेटी में स्थित देश फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी में अधिक जनसंख्या का पाया जाना प्रमुख उदाहरण है, क्योंकि जहाँ पर खनिज की मात्रा अधिक होती है वहाँ जनसंख्या भी अधिक निवास करती है। अब दूसरा कारक है आर्थिक कारक में नगरीयकरण। प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के बढ़ते अनुपात की प्रक्रिया को नगरीयकरण कहते हैं। नगरों में रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षिक, चिकित्सा, परिवहन, संचार सुविधा लोगों को नगरों की ओर आर्थिक आकर्षित करती है। इसके बाद में चौथा औद्योगिकरण। औद्योगिक इकाइयों रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा कर बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। जापान का कोम्बे, ओसाका प्रदेश औद्योगिक इकाई की अधिकता के कारण सघन बसा हुआ है। और चौथा है आर्थिक कारक के अंतर्गत सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ स्थान धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं, जिसका कारण वहाँ पर अधिक जनसंख्या, जबकि जिन क्षेत्रों में सामाजिक व राजनीतिक अस्थिरता रहती है वहाँ कम जनसंख्या निवास करती है। अब विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किस तरह से होती है इसके बारे में अपन समझते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे अपना बिंदु है जनसंख्या वृद्धि। तो इसके बारे में समझते हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या में जो 2 निश्चित समय अंतरालों में होने वाले बढ़ोतरी या परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। या तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में कोई सा भी विद्यार्थियों आपके पास में, मान लीजिए ये निश्चित क्षेत्र है। अब इस निश्चित क्षेत्र में ये जनसंख्या निवास कर रही है। अब इस जनसंख्या में निश्चित समय अंतराल में जो वृद्धि होगी, जो बढ़ोतरी होगी या परिवर्तन होगा, मान लीजिए 2 वर्ष बाद में इतने मकान बन गए, इतने व्यक्ति रहने लगे, तो जो ये वृद्धि हुई है ये वृद्धि जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। अब इसके बाद में देखिए विश्व जनसंख्या वृद्धि। अब विश्व जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव होमो सेपियंस की उत्पत्ति के समय विश्व की जनसंख्या 50 लाख थी। इस समय जनसंख्या में वृद्धि अत्यंत धीमी गति से हुई। 20,000 वर्ष पूर्व मानव ने पशुपालन प्रारंभ किया, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि का दौर प्रारंभ हुआ। 15,000 वर्ष पूर्व जब मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया तब खाद्य आपूर्ति निश्चित हुई, जिसके पर्याप्त पोषण प्राप्त हो सका। वह जनसंख्या
में और अधिक वृद्धि हुई। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी, जो 1850 ईस्वी में बढ़कर 100 करोड़ हो गई। 1930 में 200 करोड़, 1987 में 500 करोड़ और 2015 में 721 करोड़ हो गई और 2025 तक ये 781 करोड़ और 2050 तक 903 करोड़ जनसंख्या होने का अनुमान है। इतनी जनसंख्या बढ़ सकती है पूरे विश्व की। जनसंख्या वृद्धि के कारण अब अपन नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करते हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या किन के कारण से वृद्धि होती है या किन किन कारणों से जनसंख्या बढ़ती है, जिनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे है जनसंख्या बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वह है मृत्यु दर में गिरावट आना, अर्थात मृत्यु दर में जो गिरावट आ रही है उसके कारण से जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। कहने का मतलब यदि खाद्य पदार्थ निश्चित आपूर्ति होती रहेगी तो व्यक्तियों को खाने की कोई समस्या है ही नहीं, तो क्यों मरेंगे, क्यों समाप्त होंगे वो, तो आसानी से जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। तो खाद्य सामग्रियाँ अधिक है। अगर पिछले 100 वर्ष पहले की बात की जाए तो खाने के लिए व्यक्तियों के अनाज की कमी थी सबसे ज़्यादा, इस कारण से भी जनसंख्या की मृत्यु दर अधिक थी, परंतु वर्तमान में मृत्यु दर कम हो गई है। तीसरा है औद्योगिक विकास। वर्तमान में अनेक प्रकार के औद्योगिक विकास है जिनसे लोग पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं और रोजगार प्राप्त करते हैं और अपने जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। परिणाम स्वरूप इसके कारण से मृत्यु दर कम हुई है और जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हुई है। चौथा है विज्ञान व प्रौद्योगिक विकास। विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने मशीनों, यंत्रों द्वारा कृषि व औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करके तथा महामारी और संक्रामक रोगों के विरुद्ध चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा कर जनसंख्या वृद्धि में सहायता दी है। अब इसके बाद में आगे का जो अपना महत्वपूर्ण बिंदु है वह है इसका प्रवास। देखो, प्रवास के लिए एक अलग से आपका चैप्टर भी रहेगा जो इसी भूगोल के अंतर्गत अध्याय नंबर 6 जो मानव प्रवास से ही संबंधित रहेगा, अधिवास और प्रवास। तो प्रवास के कारण भी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाना। जैसे कि वर्तमान में अपन देख रहे हैं जो प्रवासी मजदूरों का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर मजदूरी करने वाले व्यक्ति प्रवासी मजदूर कहलाते हैं। अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न प्रमुख समस्याएं निम्न हैं। देखो, अत्यंत तीव्र वृद्धि, सीमित संसाधन, वितरण से केंद्रित, बिना बसे विभागों में निराशा, प्राकृतिक और मानविक प्रतिबंध। देखो विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पे ये पॉइंट रखे हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत इनकी डिटेल भी दी हुई है, कोई टेंशन नहीं है, आप केवल बिंदु याद रख लीजिए, आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याएं का प्रमुख संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना, सतत पोषण विकास को बढ़ावा देना। तीसरा है शिक्षा का प्रसार और विज्ञान व तकनीकी प्रशिक्षण के अधिक से अधिक प्रचार, जागरूकता लाना। चौथा है कृषि का नवीनीकरण करना। पांचवा है सागरीय संसाधन का उपयोग और छठा है जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास। प्रिय विद्यार्थियों, सातवां इसका महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है देरी से विवाह व परिवार नियोजन अपनाना, जिसके कारण से भी जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याओं में प्रमुख समाधान है। हम जनसंख्या वृद्धि को किस तरह से रोक सकते हैं, इन 7 बिंदुओं को आसानी से याद रखिएगा, जिससे आप जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हो या उनमें समाधान उत्पन्न कर सकते हो। अब अगला जो अपना इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं विद्यार्थियों। देखिए, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन नोटेस्टन ने 1929 में किया। यह सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास की प्रक्रिया के बीच संबंध बताता है, जिसकी सहायता से किसी क्षेत्र की भविष्य में जनसंख्या का आकलन किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में परिवर्तन
5 प्रमुख अवस्थाओं में होता है उन्हें सामूहिक रूप से जननांगीय चक्र कहते हैं। ये अवस्थाएं निम्न प्रकार है। प्रथम अवस्था, इस अवस्था में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है, इसलिए जनसंख्या की वृद्धि धीमी होती है। इसका प्रमुख कारण आंशिक व रूढ़िवादी विचारधारा के साथ ही महामारी, भोजन की एक अनिश्चित आपूर्ति रही है। सूडान, कांगो, नाइजीरिया इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। द्वितीय अवस्था के अंतर्गत देखिए, द्वितीय अवस्था में, इस अवस्था में उच्च जन्म दर के साथ घटती हुई मृत्यु दर रहती है, जो अफ्रीका के अधिकांश देश इसी अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है अंतिम अवस्था में उच्च जन्म दर व मध्य मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है, जिससे जनसंख्या विस्फोट की संख्या दी गई है। भारत सहित एशिया महाद्वीप के पाकिस्तान, नेपाल इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चतुर्थ अवस्था में जन्म दर मध्यम व मृत्यु दर निम्न होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पंचम अवस्था वह जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था जिसमें जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही निम्न होते हैं। अधिकांश जनसंख्या शिक्षित व नगरों में निवास करती है। यूरोप के अधिकांश राष्ट्र तथा जापान इस वर्ग में सम्मिलित है। प्रिय विद्यार्थियों, ये अपना जनसंख्या घनत्व वृद्धि का चैप्टर था 3rd नंबर का, जो कंप्लीट हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन को भी आप ऑन रखिएगा, जिससे हम समय समय पर जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत वीडियो मिलते रहें। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अंत तक इस वीडियो को देखा।